दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या पश्चिम बंगाल के मिशन कंप्लीट करने के बाद अमित शाह अब मिशन यूपी पर जुट गए हैं? क्योंकि खबर आ रही है कि अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। तो अचानक से जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अब से थोड़ी देर पहले तमिलनाडु में भी विजय की मुख्यमंत्री बनने की औपचारिकता पूरा हो गई, क्या उसके बाद अब अमित शाह पूरी तरह से अपना फोकस उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित कर दिए हैं? और इसीलिए कह रहा हूं कि क्या मिशन बंगाल के बाद अब अमित शाह मिशन यूपी पर निकल चुके हैं? और अगर मिशन यूपी पर अमित शाह निकल चुके हैं तो आगे आने वाली राजनीति उत्तर प्रदेश की किस करवट बैठेगी? इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, ये जो खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ अचानक राज्यपाल के पास मिलने जाने वाले हैं, इस खबर में कितनी सच्चाई है? और क्या ये खबर आने वाले समय में कुछ दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में किसी बड़े सियासी फेरबदल के तरफ इशारा करती है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो चुनाव की घोषणा जनवरी 2027 में होगी। अब से 8 महीने का वक्त बचा हुआ है और अमित शाह अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव था ध्रुवीकरण पे, हिंदू बनाम मुस्लिम। योगी चाहते हैं कि यूपी में चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए, लेकिन जमीनी हकीकत योगी जी से ज्यादा अमित शाह को पता है। अमित शाह ने 2024 के चुनाव पर योगी जी को पे भरोसा कर लिया और नतीजे क्या आए सबने देखा। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक संगठन मंत्री हुआ करते थे सुनील बंसल। जब 2022 का चुनाव बीजेपी दोबारा जीत जाती है तो योगी और उनके करीबी लोगों ने दबाव बनाया कि अब सुनील बंसल को यूपी से दूर किया जाए। उनको यहां से हटा दिया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन 2024 के चुनाव में जो मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को जी, उसके बाद से ही दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। कोई कहता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं 24 के नतीजे के बाद से। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी को लगा कि उत्तर प्रदेश में उनके साथ ठीक नहीं हुआ। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये गडकरी और योगी जी का मिला जुला खेल था। ये भी लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं नंबर नहीं पा पाएगी तो मोदी और शाह कमजोर हो जाएंगे। कुछ लोग का कहना है कि योगी गडकरी के साथ इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल थे। देखिए, ये तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती। खैर, मोदी और शाह दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं। वो लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। उनको पता, उन्होंने अपनी गलती से सीखा और आपने देखा कि लगातार वो विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीत गया वो, बिहार जिस दिल्ली में लगातार 10 साल है। तो बिहार तो पिछली बार भी जीते थे, इस बार प्रचंड जीते। एक हार आई और वो भी हार आई झारखंड में, क्योंकि वहां पे हेमंत सोरेन की पत्नी ने जबरदस्त प्रचार किया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया और चुपचाप जेल चले गए। उनकी पत्नी ने घूम घूम पूरा आदिवासी समाज के आत्मसम्मान से उस चुनाव को जोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार गई। लेकिन उससे हतोत्साहित नहीं हुई भाजपा, वो बिहार में लग गई। मैंने बताया था कि बंगाल के जैसे नतीजे है, योगी खेम के पत्रकारों की आवाज धीमी हो गई। उन लोगों को लग रहा था कि अब तो मोदी और शाह बहुत ताकतवर। और कल जिस तरह से भाषण दे रहे थे भाई साहब, पूरा सिंगल स्टैंडर्ड शो दिया है कल नरेंद्र मोदी ने। कल के भाषण के बाद ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के मामले में अमित शाह A to Z है, यानी सब कुछ अमित शाह के पास है। कहने को कोई भी अध्यक्ष हो,
कोई भी महामंत्री हो, और जिस तरह से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन अमित शाह कहते हैं ना कि वो आगे की सोच के चल रहे हैं। अब असली मुकाबला उनका उत्तर प्रदेश में। वैसे कहने को तो 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, अगर मैं सही हूं तो। लेकिन तो जो मेरी जानकारी है, मेरी इस बात की पुख्ता जानकारी है कि इस मंत्रिमंडल में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बची रह जाए, वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के हाथों से बहुत सी ताकत निकालकर अमित शाह उस शख्स को मजबूत करने जा रहे हैं जो भाजपा की तरफ से पीडीए का चेहरा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं 2027 का चुनाव धार्मिक आधार पर नहीं, जातियों के आधार पर लड़ा जाए। और पीडीओ को संदेश देने के लिए कुछ पूछ रहे थे आप डीसीएम की बात कर रहे हैं। अभी तो अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई कौन ओबीसी समाज का चेहरा था जो 2017 में नान यादव ओबीसी का चेहरा बना के ले आए, केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना के, और जबरदस्त नान यादव ओबीसी भाजपा से जुड़ा। जी देखिए, ओबीसी में 2 बड़ी जातियां हैं यादव समाज के बाद, एक है कुर्मी समाज और दूसरा है कुशवाहा शाक्य सैनी। तो कुर्मी समाज के पंकज चौधरी जो कद्दावर नेता हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, और सुनने में आ रहा है कि कई महत्वपूर्ण विभाग अब उत्तर प्रदेश के में अमित शाह के सबसे करीबी मित्र देखेंगे, क्योंकि जानकारों का मानना है कि इस वक्त बीजेपी भले योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से न हटाए, लेकिन उसको नान यादव, मैं खोल के बोल रहा हूं, नान यादव ओबीसी और नान जाटव दलितों को एक बड़ा संदेश देना है। इसमें एक तो केशव मौर्य की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, दूसरा असीम अरुण की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। असीम अरुण जाटव समाज से आते हैं, पूर्व आईपीएस रहे, आईपीएस की नौकरी से वीआरएस लेके यहाँ पे आए हैं, तो महत्वपूर्ण बदलाव यही होने वाला है। तो असीम अरुण तो सर मंत्री अभी भी है ना? नहीं, राज्य मंत्री। अच्छा, उनको बड़ी जिम्मेदारी, मतलब बड़ा मंत्रालय में, समाज कल्याण, उनके पास मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है समाज कल्याण का। अच्छा, ये भी किया जा सकता है कि योगी को राजपूत जाति का सबसे बड़ा नेता मानते हैं लोग उत्तर प्रदेश में, लेकिन इधर भी जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह की ने अपनी की गतिविधियां हुई हैं, उससे एक बड़े नेता बन के उभर के आए हैं, तो ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके बेटे हैं जो विधायक हैं, उनको कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है। और ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए 2 मंत्री ब्राह्मण समाज से भी बनाए जा सकते हैं। कुछ लोग इसमें पूजा पाल का तो मंत्री बनना तय है। पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी की विधायक थी, जो समाजवादी पार्टी से निष्कासित होकर भाजपा में शामिल हो गई है। और मनोज पांडे के नाम पे मुझे डाउट है। अच्छा, मेरा अपना मानना है कि पूजा पाल को मंत्री बना करके एक तो संदेश देगी कि महिला कार्ड भी चल जाएगा, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, महिला कार्ड है, प्लस वो पाल समाज से आती है, और वो लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ करती आई हैं। तो देखिए, लब्बो लबाब सिर्फ यही है। नहीं, ये तो आपने बात कर दी सर, नहीं ये तो आपने बात कर दी जिनकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है या जिनको जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिम्मेदारी छीनी जा सकती है या जिनकी जिम्मेदारी कम हो सकती है? कई लोग कह रहे हैं जो योगी के करीबी लोग हैं उनको मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। अब हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता, ये तो देखने वाली बातें हैं। और आज वो राज्यपाल से मिलने गए हैं
और कल ही का समय है, कल 11 तारीख है, 10 तारीख है, माफ कीजिएगा, 12 तारीख को आसाम में शपथ ग्रहण समारोह है नए मुख्यमंत्री का। फिलहाल ये बात तो मैंने कई लोगों से बात की, सबने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अमित शाह कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि नान यादव ओबीसी के बीच में बड़ा मैसेज जाए। और नान यादव ओबीसी के जो सबसे बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी में, केशव मौर्य है। केशव मौर्य तो शायद 2022 में मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनको ऐसा लोगों का मानना है कि गणित करके हरा दिया गया। उसमें कुछ करीबी लोग जो योगी के बड़े करीबी बताए जाते हैं, तो उनकी भी भूमिका पर अक्सर चर्चा होती है। उसमें एक रिटायर्ड अधिकारी है, उसके भी नाम की बड़ी चर्चा होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी अंतरकला है। अब आज देखिए कि आज मैं भी बात कर रहा था तो आज बंगाल में एक तस्वीर आई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी रहे एक 98 साल के बुजुर्ग का नरेंद्र मोदी जी पैर छूते हैं दंडवत होकर, उसके बाद उनको सम्मान करते हैं। पहली तो ये तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर ये थी कि जब मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण हो गया तो घुटनों के बल लेटकर मोदी जी ने बंगाल की जनता को प्रणाम किया। जी, एक बहुत बड़ा संदेश है। ये बता रहा है कि बंगाल कितना महत्वपूर्ण था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। लेकिन वो जानते हैं कि बंगाल तो हमने जीत लिया, लेकिन अगर यूपी का किला हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे लिए 2029 में सत्ता की वापसी मुश्किल है। क्योंकि अखिलेश यादव अब मतलब की छवि अब देश में एक ऐसे नेता की बन गई जो कि मोदी को हराने में सक्षम है। तो और वो जो उन्होंने पीडीए किया है, और आज ने क्या बहुत सरप्राइज दे दिया। किसने? आज महाराणा प्रताप की जयंती थी जी, बहुत भव्य तरीके से उनकी जयंती का आयोजन किया गया पार्टी कार्यालय में। अखिलेश यादव ने फिर कहा कि हम समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ेंगे, समाज के हर तबके का हमको ख्याल रखना है। आप जानते ही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह और अखिलेश यादव के संबंध कैसे। योगी आदित्यनाथ के बारे में मशहूर है कि उनकी वजह से पार्टी चुनाव तो नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव हार जरूर सकती है। तो अगर उस कंडीशन में है कि अगर योगी जी नाराज रहते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार से, तो भी फायदा विपक्ष को होता दिख रहा है। फिलहाल अब चूंकि यूपी में चुनाव में 8 महीने का समय बाकी है, वादे बड़े बड़े हैं। इस साल 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा किया गया है। सरकार के पास कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने में सिर्फ अब 240 से भी कम दिनों का समय बाकी है। फिलहाल नहीं सर, लेकिन एक चीज चाहिए कि आप कह रहे हैं कि कल का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बची रहेगी और वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव आसान हो जाएगा, जीतना आसान हो जाएगा। तो क्या जो समाजवादी पार्टी को चीजें पता है वो चीजें अमित शाह और मोदी को नहीं पता है? अब देखते हैं क्या होता है। तस्वीर आ गई है राज्यपाल से मिलने की। हाँ, अच्छा, मुलाकात हो गई है। इसका मतलब कल जो है कैबिनेट का एक्सपेंशन तय है।
मंत्रिमंडल विस्तार कब देखिए, फिक्स ये भाई इस तरह की खबरें राज कपूर जी पिछले 1.5 सालों में योगी जब भी मुलाकात करने जाते हैं, तो अभी भी तय नहीं है। मैं भाई जब तक राज्यपाल की तरफ से अधिसूचना नहीं आ जाती है, जैसे कल लोगों ने बंगाल तमिलनाडु में शपथ ग्रहण करा दिया था, लेकिन आज हुआ शपथ ग्रहण क्या? नहीं हुआ। अब कई लोग ये बता रहे हैं कि वो चौथी बार मिलने जा रहे हैं, इसी बीच राज्यपाल जो केरल जा रहे हैं तमिलनाडु के। राजनीति में इफ बट किंतु परंतु बहुत होता है। तस्वीर आ गई है, योगी जी ने आनंदीबेन से मुलाकात की, उनको एक पुस्तक भेंट की है। क्या मायने हैं क्या नहीं मायने हैं, मैंने अपनी सूत्रों के हिसाब से आपको बता दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार में योगी जी बरकरार रहेंगे बतौर मुख्यमंत्री संभवतः, लेकिन पीडीए समाज को संदेश देने के लिए अमित शाह के मित्र को बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब ये देखना है कि क्या जमतपुर। एक चीज बस लास्ट में हम आपसे समझना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने जो आज पीसी की है, उस पीसी की एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है। अखिलेश यादव ने वादा किया है कि महिलाओं को मुफ्त शिक्षा, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और गरीबों को मुफ्त इलाज, ये दो चीजें समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो लागू की जाएगी। तो क्या जो महिलाओं के, लड़कियों के लिए अखिलेश जी ने वादा किया कि मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के अपने पक्ष में होने का दावा करती है, इस दावे अब देखते हैं क्या होता है। वैसे गरीबों को मुफ्त इलाज का दावा तो योगी सरकार भी करती है, कितना जमीन पे आ रहा है ये तो सबने देखा है। और महिलाओं के प्रति, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए समाजवादी पार्टी सरकारों ने भी बहुत काम किया है। जो बेटियां इंटर पास करती थी उनको 20-20 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाती थी, इंटर तक की शिक्षा मुफ्त हुआ करती थी। तो ये जो अखिलेश यादव महिलाओं के प्रति सोचते हैं, विधवा समाजवादी पेंशन योजना भी अखिलेश यादव ने शुरू कर दी थी, उसकी सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, और उन्होंने तो वादा किया कि हर महिला को 40,000 रुपए साल देंगे। तो ये तो आपको जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे घोषणाएं होती रहेंगी। अमित शाह को पता है कि इस बार बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी है, जिसने हमको 2024 में बुरी तरह से हराया था, उसी से मुकाबला 2027 में है। और उत्तर प्रदेश में हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होता नहीं दिख रहा है। ये पीड़ित तो दुखियारी जनता जिसके पक्ष में खड़ी होगी वो चुनाव जीतेगा, और उसको वो पीड़ित और दुखियारी जनता फिलहाल अखिलेश यादव के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। चलिए सर, निगाहें बना के रखेंगे कि आखिर आने वाले 1-2 दिनों में उत्तर प्रदेश में क्या होता है। जैसे कोई खबर आएगी आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम इजाजत दीजिए, नमस्ते।